यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। हर इंसान के पैर जिंदगी में मीलों मील चलते हैं, नृत्य करने वाले इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। हम आवाज़ देते हैं ऐसी प्रस्तुति के लिए आप ताली बजा देना। हम आवाज़ देते हैं ऐसी प्रस्तुति के लिए आप ताली बजा देना, क्योंकि इनके आने से बहारों में फूल खिलते हैं, इनके आने से बहारों में फूल खिलते हैं। अब पुनः कार्यक्रम की श्रृंखला आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। अब अगली प्रस्तुति के रूप में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नृत्य हर तरफ हर जगह। तो अब मैं आवाज़ देता हूँ कुमारी भारती गौर और श्रीमती दीपा मैम के निर्देशन में तैयार हुए नृत्य के बच्चों को। वे आएँ और अपनी मनमोहक प्रस्तुति हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। आप तालियों की बरसात के साथ इन बच्चों का स्वागत अवश्य कीजिए। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर।
ही सुंदर प्रस्तुति। चलिए तो हम एक अनोखी प्रस्तुति की ओर चलते हैं। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आप सभी को गुरुकुल के सारे संगीत से परिचित कराते हैं। इस कार्यक्रम में आपको गुरुकुल का संपूर्ण संगीत देखने को मिलेगा। आज गुरुकुल ऑर्केस्ट्रा में विद्यार्थियों के माध्यम से भारत की स्वर साम्राज्ञी स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी द ओनली नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। संगीत को सुनने से हमारा मन बड़ा ही प्रफुल्लित होता है। लता मंगेशकर का 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। हालांकि लता मंगेशकर जी ने लगभग 32 भाषाओं में करीब 30,000 से भी ज़्यादा फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायिका के रूप में रही है। तो आइए ले चलते हैं आपको एक ऐसे ही चित्रण की ओर।
संगीत की इस अनुपम प्रस्तुति को आपने देखा और सुना। इसके लिए मैं संगीत विभाग के शिक्षक श्री वरुण व्यास जी एवं श्री राकेश जैन जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ हम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए एक नई प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जिसमें छुपा है व्यंग और दर्द आम आदमी के जीवन का एवं नेता की अवसरवादिता और मीडिया की प्रसिद्धि पाने की लालसा का। यह नाटक हास्य और व्यंग का अद्भुत संगम है, जो हमारे मन को रिझाएगा और साथ ही समाज को एक संदेश भी देगा। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं उन बच्चों को जो हमें इस हास्य व्यंग के द्वारा जिंदगी की कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। और चूँकि यह एक व्यंग नाटिका है, इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु यह समाज को एक अनूठा संदेश देने वाला है। खुशियों में मौज रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। खुशियों में मौज रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। अब कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे यदि आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, तालियों की मेहरबानी रहेगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं? तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से। पढ़ा लिखा हूं पर नौकरी नहीं है, काम नहीं, सरकारी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। सरकारी नौकरी तो कानूनी लड़ाई लड़ने से मिलती है। शादी भी नहीं हुई। लड़कियों के बायोडेटा देखो तो लिखा रहता है सिर्फ नौकरी वाले ही संपर्क करें। अब मैं क्या करूं? अब तो सिर्फ आत्महत्या ही एकमात्र उपाय है। हाँ, मैं मर जाऊंगा, हाँ मैं मर जाऊंगा, पर कैसे? नदी में कूंजो? नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, गूगल से पूछता हूँ। अब तो वो हिंदी भी समझने लगा है और बोलने से सब होता है। हे गूगल, आत्महत्या का सरल और आरामदायक तरीका क्या है? हे ब्लडी अनएम्प्लॉय, मरने के सारे तरीके आरामदायक हैं। इसलिए तो कहते हैं दुर्घटना से देर भली और सेल्फास से रेल भली। एज यू लाइक एज यू विश। गूगल को भी कहावतें आने लगी। आज के जमाने में गूगल भी होशियार हो गया है, पर मैं क्या करूं? मैं तो ऊब चुका हूं अपनी जिंदगी से। अब तो फांसी ही एकमात्र उपाय है। हाँ, मैं फांसी लगा कर ही मर जाऊंगा। पापा, हाँ, मम्मी, मुझे माफ करना, मैं मर रहा हूँ। हे भगवान, मैं आ रहा हूँ। क्या आप फांसी लगा रहे हैं? हाँ। आप मरना चाहते हैं? हाँ। आप शादीशुदा हैं? नहीं, नौकरी नहीं लगी ना, इसलिए शादी भी नहीं हुई। अरे वाह, तुम तो बहुत सुखी हो। ये देखिए, एक सुखी आदमी फांसी लगाते हुए सीधा लाइव टेलीकास्ट केवल और केवल हमारे न्यूज चैनल कब तक पर। कैमरामैन पीके गिर पड़े के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर उठकर दौड़ पड़े। अरे भाई, तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजे से। अरे मेरा मतलब, तुम्हें किसने बताया कि मैं फांसी लगा रहा हूँ? जहाँ पहुँचने में सब हो जाते फेल, वहीं पहुँचकर हम दिखाते खेल। हमारा न्यूज चैनल कब तक। तो आप ये बताएं, आप फांसी क्यों लगा रहे हैं? नौकरी के लिए। मगर आप मर जाएंगे तो नौकरी का क्या करेंगे? अब नौकरी नहीं है, इसीलिए तो फांसी लगा रहा हूँ। मगर मरने से क्या मिलेगा? मेरे मरने से मेरे परिवार को मुआवजा और कम से कम एक सदस्य को नौकरी तो मिलेगी। केले ले लो केले, केले ले लो केले। 1 खाओगे अफर जाओगे, 2 खाओगे पसर जाओगे। केले ले लो केले। ये केले क्या रेट दिए? 50 रुपए दर्जन साहब। तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? पुलिस वाला हूँ, पुलिस वाला। वर्दी नहीं पहनी तो क्या हुआ? 24 घंटे ड्यूटी पर रहता हूँ। सर, आप पुलिस वाले हैं? हाँ, कोई शक है तेरे को? सर, ये देखिए मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति फांसी लगा रहा है, चलिए उसे बचाते हैं।
तेरे को दिखता नहीं, अभी मैं ऑफ ड्यूटी पर हूँ। पर सर अभी तो आप कह रहे थे कि मैं 24 घंटे। 1 मिनट, इधर मर रहा है वो, इधर पड़ोस में ना, वो इलाका हमारे थाने के अंदर नहीं आता। जाओ उस इलाके के थाने में जाके उसकी रिपोर्ट करो। पर सर। चल निकल यहाँ से, तू क्या देख रहा है, केला दे इधर। तो आपकी मांग है आपको नौकरी दी जाए। हाँ। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इंजीनियरिंग किया है सर मैंने। क्या इंजीनियरिंग? मर जा तू तो, मर मर, लगा फांसी अभी मर। ये देख कैमरामैन, इसने भी इंजीनियरिंग की है। हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं, उनमें से किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की होगी। तेरा कुछ नहीं हो सकता, मर जा तू तो, लगा फांसी अभी मर, लगा फांसी। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की मांग करता है। मर मर तू तो, लगा फांसी। ए पागल हो गया क्या? बचाते क्यों नहीं इसे? देखिए हमारा काम है न्यूज कवर करना, वो हम कर रहे हैं। बचाना प्रशासन का काम है, हमारा नहीं। आपको ज्यादा चिंता है तो आप बचा लीजिए। अब मुझे ही बचाना पड़ेगा। अरे सर ये क्या हुआ, ये तो मर गया, अब हमारी न्यूज कैसे बनेगी? टीआरपी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गौर से देखिए इस शख्स को, इसने ली एक मासूम की जान। क्या होगा आगे, ये देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल कब तक के साथ। तो तुमने इसे मार दिया? मैंने नहीं मारा सर, वो तो मेरा गलती से पैर फिसल गया। ये सब कोर्ट में बताना। पर सर अभी तो आप ड्यूटी पर नहीं हैं। एक सच्चा पुलिस वाला हर वक्त ड्यूटी पर रहता है। पर सर ये एरिया तो आपका नहीं है। ये पूरा देश हमारा है, तुम एरिया की बात कर रहे हो। ये देखिए, आज हमारे देश को जरूरत है ऐसे पुलिस वालों की जो परेशानी के वक्त निभाते हैं अपना फर्ज। पर सर सच में मेरी कोई गलती नहीं। हम बताते हैं गलती किसकी है, चल मेरे साथ। हट्टू भैया जिंदाबाद, हट्टू भैया जिंदाबाद, हट्टू भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हट्टू भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, हट्टू भैया जैसा हो। देखो क्या जमाना आ गया है, नए नए लड़के, ऐसे होनहार बच्चे अगर ऐसी हरकतें करेंगी तो क्या होगा इस समाज और देश का। हट्टू भैया आपने सही कहा। हट्टू भैया, मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी बूढ़ी होती जा रही है। अच्छा, तो हमें इस बारे में सरकार से बात करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि इस बूढ़ी होती हुई आबादी के लिए सरकार क्या कर रही है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि आबादी बूढ़ी होती जा रही है और सरकार सो रही है। हम हल्ला बोल देंगे। हट्टू भैया, हट्टू भैया जिंदाबाद, हट्टू भैया जिंदाबाद। चलो चलो ठीक है, जिसके यहाँ आए उससे तो मिलने। चाचा आप चिंता ना करें, हम आपके लड़का हैं, आप हमारे माँ बाप हैं। इसकी बहन मेरी बहन, इसका भाई मेरा भाई। और इसकी शादी हो गई थी क्या? नहीं, बेरोजगार था, कौन करता इससे शादी। बेचारा कितना पढ़ता था, काश तुम जैसा नेता ही बन जाता। अच्छा, तो इसकी शादी नहीं हुई थी। चलो ठीक है, आप हमारे माँ बाप हैं, हम सरकार से कहकर आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाएंगे। और ये लीजिए हमारी तरफ से 50,000 रुपए का चेक। क्या जमाना आ गया है, अब मरने के बाद नौकरी मिलने लगी। बाहरी जमाने में से चेक बाउंस तो नहीं हो जाएगा। हट्टू भैया जिंदाबाद, हट्टू भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हट्टू भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, हट्टू भैया जैसा हो। ये देखिए, ये है वो घर जिसका चिराग अब बुझ गया है। क्या होगा इस परिवार का। अरे अरे, ये तो दल बदलू पार्टी का नेता लग रहा है। चल चल जल्दी कवर कर।
ये देखिए एक्सक्लूसिव वीडियो। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल कब तक पर पीड़ित परिवार की सबसे पहले खबर ली दल बदलू पार्टी के नेता फट्टू भैया ने। कैमरामैन पीके गिरपड़े के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर उठकर दौड़ पड़ी। फट्टू भैया आप यहाँ? हाँ, लोगों के दुख में हम सबसे पहले पहुंचते हैं। वाह, जनता को आप जैसे फट्टू नेता अरे मेरा मतलब आप जैसे समाज सेवी नेता की जरूरत है। तो आप पीड़ित परिवार की मदद के लिए क्या करेंगे? हम पीड़ित परिवार की मदद के लिए इनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलवाएंगे। पर सरकार तो आपकी नहीं है। तो हाँ, मुझे पता है कि हमारी सरकार गिर चुकी है, लेकिन मैं आपके चैनल कब तक के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि इस बार हमारी सरकार आने दो। हम सभी आत्महत्या करने वाले परिवारों को नौकरी और मुफ्त राशन देंगे, मुफ्त बिजली पानी सब कुछ मुफ्त में देंगे। फट्टू भैया जिंदाबाद, फट्टू भैया जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? फट्टू भैया जैसा हो। वाह वाह नेताजी, लगता है ये सब आप अपने घर से देंगे। खैर, तो देखा आपने, मरने के बाद बेरोजगार को नौकरी मिल गई। नेताजी सभी को खैरात बांटने की बात कहते हैं। आम आदमी को इन सब के बीच पिसना पड़ता है। अब सोचना आपको है कि हमें क्या करना है। कैमरामैन पीके गिरपड़े के साथ मैं न्यूज रिपोर्टर उठकर दौड़ पड़ी। जय हिंद। कि मन मचल कर मोर जरूर होना चाहिए और परफॉर्मेंस हो गुरुकुल का तो बेशक तालियां जरूर होनी चाहिए। वर्तमान समय में कंपटीशन का दौर चल रहा है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में आज जाएं तो आपको कंपटीशन अपनी चरम सीमा पर ही मिलेगा। और कंपटीशन की इसी स्थिति का बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर आ रही है हमारी अगली प्रस्तुति अंकों का खेल, जिसका निर्देशन किया है शिक्षिका महिमा नैमा एवं भारती राठौर ने। तो आइए अब हम देखते हैं यह प्रस्तुति अंकों का खेल। कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा चले रहो, मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों हो? एग्जाम सारे हैं यार। तो क्या हुआ, इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है और फिर इस शहर की टॉप कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। हाँ, एग्जाम के डिप्रेशन में कोई जीना छोड़ देता है क्या? और हाँ, मेहनत दिल लगा के की है ना तो उसका नतीजा अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, हर लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन।
रिजल्ट का दिन था। सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए, पर सौम्या बहुत ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिले। शायद वो अपने पसंद की कॉलेज में नहीं जा पाएगी। शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाएगी। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाओ या जी लो जरा। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी चिंटू, ऑल माय फ्रेंड सॉरी। मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीदें थी कि मैं 98% ले आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना। वो टॉपर ऑफ स्टूडेंट, टॉप की कॉलेज, वो सब कुछ मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है और ना ही कुछ आसान। सारा खेल मानने का होता है। जो मानता है उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए सब मुश्किल हो जाता है, और जो ठान लेता है कि उसके लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान होता है। अरे रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे यार क्या सुनूं और क्या समझूं, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। अरे सुनो तो पहले, याद है तुम्हें कुछ दिनों पहले न्यूज में आया था और स्कूल में असेंबली में भी बताया गया था। क्यों पहेलियां बुझा रही हो यार? पहेलियां नहीं बुझा रहा है, सच कह रहा है। याद करो तुम, अब हम अपने पसंद के कॉलेज में एनुअल मार्क्स से ही नहीं, इंट्रेंस देकर भी एडमिशन ले सकते हैं। सच? हाँ बिल्कुल सच। तो उठो, रोना बंद करो और एडमिशन लेने की तैयारी शुरू करो। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। करना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। इंट्रेंस होता है और सौम्या ही नहीं, सौम्या जैसे कई बच्चों को एडमिशन मिलता है। ऐसे बच्चे जो परीक्षा दौड़ में अंक लाने में तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनके पास जनरल नॉलेज बहुत होता है। तो आप सब भी तैयार हो जाइए। मेरा ऐसे सभी पेरेंट्स से विनम्र आग्रह है जो अपने बच्चों को कक्षा में अधिक अंक लाने के लिए दबाव बनाते हैं। उनके बच्चे कक्षा में अधिक अंक तो ले आते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज से दूरी बनी रहती है। आशाएं
आशाएं। तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे। आशाएं, उम्मीदें, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो अब हम चलते हैं एक नई प्रस्तुति की ओर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमेशा से ही समय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेषकर हमारे देश की युवा पीढ़ी को समय का महत्व जानना ही चाहिए। युवा पीढ़ी हर देश का भविष्य होती है। यदि युवा पीढ़ी ही समय का महत्व नहीं जानेगी तो आप ही बताइएगा देश का विकास होगा कैसे। इसलिए जो आगे का भविष्य है उन्हें अपना वो मूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो अब मैं इस प्रस्तुति के माध्यम से देखेंगे कि विद्यार्थी द्वारा समय का सदुपयोग ना करने पर आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो मैं आवाज़ देना चाहूँगी सम्मानीय महेंद्र सर द्वारा तैयार कराई गई प्रस्तुति को कि वे बच्चे आएँ और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करें। समय की कीमत। समय नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। सोचा अब 11 बजने वाले हैं। तो क्या तू फालतू की बकबक मत किया कर। तेरा काम है चलना, बस चलती रहा कर, टक 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 टक। तेरे ही फायदे के लिए कह रही हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ पाएगी। मैं जल्दी उठूं या लेट, तुझे उससे क्या। मुझे कार्टून देखने दे अभी। तू जा और अपना काम कर। कार्टून देख देख कर खुद भी कार्टून बन गई है। आज इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाद में पछताएगी। अरे 11 बज गए, सुबह फिर लेट हो जाऊंगी। मम्मी कह रही थी कि कल उन्हें मंदिर जाना है तो घर पे कोई नहीं होगा, और वैसे भी ड्रेस तो पहले से पहन रखी है। एक काम करती हूँ, ड्रेस पहनकर ही सो जाती हूँ। सुबह उठकर ऐसे ही चली जाऊंगी। जरा भी तमीज नहीं है, दिख नहीं रहा मैं सो रही थी और 8 बज गए, फिर लेट हो गई। चलो ड्रेस पहनने का फायदा तो हो गया। लेकिन काम तो नहीं की ना, बोला भी था मैंने रात को कि काम कर ले। चुप कर तू, जब देखो शुरू हो जाती है। कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाकर सारा काम कर लूंगी। मैम, ये टाइम है तुम्हारे आने का? नहीं मैम, टाइम तो 8 बजे का है। गेट आउट फ्रॉम द क्लास, तुम्हारा रोज का काम हो गया है। तो बच्चों, आज हमने पास्ट एंड डेफिनेट तक हमारे टेंस किए, कल उसके बाद करेंगे। यस मैम। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। तू माफी मांगकर अंदर क्यों नहीं आई? अंदर आकर क्या करती? वैसे भी वहाँ कौन सा प्रसाद मिल रहा था? प्रसाद भी मिल जाता अगर थोड़ी देर और रुक जाती। वैसे तुम दोनों के नंबर कितने आए टेस्ट में? नंबर तो थोड़े ही आए हैं, पर अगली बार मेहनत करके ज्यादा नंबर ले लेंगे। बस इसलिए तो मैं अंदर नहीं आई। जब बेइज्जती ही करवानी थी तो 2 बार क्यों करवाती?
एक बार बाहर निकल गई तो टेस्ट में कम नंबर लेकर दोबारा बेइज्जती क्यों करवाती? और वैसे भी अच्छे नंबर लेकर के तुम दोनों कौन सा कलेक्टर बनने वाली हो? चलो स्नेहा, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो बस बात करना जानती है, हमें भी पीछे करवा देगी ये। अरे मुझे भी तो ले चलो, कम से कम घर तक तो छोड़ दो, मेरा तो वक्त ही खराब है। तो देखा आप लोगों ने, मैंने जब अपनी ओर से समझाने की कोशिश की तो क्या जवाब मिले? ऐसे ही होता आया है सबका, बस एक ही डायलॉग, मेरा तो वक्त ही खराब है, मेरा तो वक्त ही खराब है। भला वक्त भी खराब होता है किसी का? नहीं, ये इंसान खुद वक्त बर्बाद करता है और बाद में पूछता भी वक्त को ही है। कैसे, आइए देखते हैं 10 साल बाद। जब देखो मुझे मारती रहती है, दिख नहीं रहा मैं सो रही थी। आज तुम्हारे लिए इंटरव्यू के लिए नहीं जाना? ओ हाँ, आज तो मेरा इंटरव्यू है। कोई नहीं, मैं अभी जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेती हूँ। May I come in, मैम? नो, यू आर लेट, इंटरव्यू खत्म हो चुका है। सॉरी मैम, घर से तो टाइम पर ही निकली थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक के कारण देरी हो गई मैम। आई कैन अंडरस्टैंड, बट टाइम के बाद ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज मैम, एक चांस दे दीजिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है मैम। अच्छा ठीक है, आ जाओ। थैंक यू वेरी मच मैम। कहीं तुम वही अंजलि तो नहीं जो मेरे पास पढ़ती थी और हमेशा लेट आती थी? अनामिका मैम, आप? तभी मैं सोचूं, मैंने आपको कहीं देखा है। अच्छा ठीक है, तो तुम ये बताओ कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो? मैम वो ना घर पे कोई नहीं था तो किसी ने जगाया नहीं, इसलिए लेट हो गई। ये झूठ बोल रही है, मैंने तो इसको जगाया था। बेटा, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, तुम इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हो क्योंकि तुम्हारे नंबर भी कम हैं और हमारे पास पहले से ही एक से बढ़कर एक कैंडिडेट्स आ चुके हैं। सो सॉरी। मैम एक बार देख लीजिए ना, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है मैम, अगर कुछ हो सके तो। सॉरी बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे किसी काम से बाहर जाना है तो मैं चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। ओके मैम, थैंक यू। इसकी आदत तो अभी तक नहीं सुधरी, ऐसे लोगों को काम पर रखकर तो मेरी इज्जत ही डूबेगी। देख लिया मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज अगर तुम मेरे कहने पे जल्दी आई होती तो शायद तुझे नौकरी मिल जाती। बोल तो तू सही रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरा तो वक्त ही खराब है। कितनी जरूरत थी मुझे इस नौकरी की, सच में मेरा तो वक्त ही खराब है। तेरा वक्त नहीं, तेरी आदतें खराब हैं। आज अगर तूने सारे काम समय पे किए होते तो ये वक्त तेरा गुलाम होता। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वक्त को दोष देना कहाँ तक सही है? लेकिन वक्त तो बीत गया ना, अब कर भी क्या सकते हैं। वक्त कभी नहीं बीतता, जब इंसान की आंखें खुल जाएं तभी सही वक्त होता है। अगर तुझे आज एहसास हो गया है तो आज से ही अपने अंदर सुधार करना शुरू कर, समय का सदुपयोग कर, आने वाला दिन तेरा होगा। समय मिलाए धूल में, समय दिलाए ताज, समय संग जो है चला, हुआ उसी का राज। और हाँ, एक बात और, वक्त कभी बुरा नहीं होता। अनुरोध है आपसे कि कृपया अपने दिलों को थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब हम जिस प्रस्तुति को आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं वह सबसे अनुपम, अमूल्य और दुर्लभ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ
संगीत की ऐसी विधा जिसका नाम है जल तरंग। संगीत हृदय का साहित्य होता है। यह वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, और जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहाँ संगीत बोलता है। संगीत आत्मा की आवाज़ है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, और कई बार संगीत ही एकमात्र ऐसी औषधि होती है जो हृदय और आत्मा के लिए आवश्यक है। बात करते हैं एक सुमधुर वाद्य यंत्र जल तरंग की। क्या है जल तरंग? इसका शाब्दिक अर्थ है पानी में लहरें। यह पानी की सहायता से निर्मित या संशोधित ध्वनि की गति को इंगित करता है। इसमें जल पूरित कटोरियों पर छड़ी से आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तरंग यंत्रों में यह सबसे प्रमुख और प्राचीन है। इस पारंपरिक वाद्य यंत्र का प्रयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी किया जाता है। समूचे विश्व में बिरले व्यक्तित्व ही हैं जो इस वाद्य यंत्र में पारंगत हैं, जिन्हें इसका भली भांति ज्ञान है। सुप्रसिद्ध जल तरंग वादक श्री शंकरराव कान्हेरे जी भारत के महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर सतारा के एक कुशल जल तरंग वादक थे। इन्होंने अनेक संगीत कार्यक्रमों में वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया। अपने शिष्य और पोते मिलिंद तुलांकर को इस कला में निपुण बनाया, जिन्हें इस विधा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कुछ ऐसी ही प्रस्तुति आज हम गुरुकुल के इस ऐतिहासिक मंच से देखेंगे, जिसमें जल तरंग के साथ हारमोनियम, बांसुरी और तबले की जुगलबंदी की गई है। तो लीजिए प्रस्तुत है एक ऐसी ही प्रस्तुति जिसका निर्देशन किया है आदरणीय वरुण व्यास सर एवं राकेश जैन सर ने।
बार जोरदार तालियां हो जाए इस मनमोहक सी प्रस्तुति के लिए। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो फिर इस नारी को पूजने वाले देश में उसे कष्ट देने वाले राक्षस क्यों अभी भी वह सुरक्षित महसूस नहीं करती? क्यों घर से अकेले निकलने पर वह सहम जाती है? क्यों सड़क पर अकेले चलने पर वह अपनी निगाहें नीचे रखती है? नारी की इसी स्थिति को अपने मूक नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं गुरुकुल परिवार के विद्यार्थी, जिनका निर्देशन किया है श्रीमती मनीषा कुकरेले मैम ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।